फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये चैप्टर है हमारा और हमने उसका फर्स्ट पार्ट देखना है, फर्स्ट वीडियो देखना है। और फर्स्ट वीडियो की शुरुआत हम लोग जो है करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स से, क्योंकि यहाँ फोर्स है, सबसे पहले फोर्स है। अब फोर्स क्लास 8 में पढ़े होगे फोर्स क्या होता है। तो फोर्स पुल होता है, पुश होता है, हिट होता है। ये कोई वुडन बॉक्स है, इसको जो है पुश करो, ये फोर्स है ना। यहाँ इसका हैंडल है, इसके हैंडल को पकड़ के पुल करो, ये फोर्स है। इसको पैर से किक मारो, हिट करो, या हाथ से हिट करो, धक्का मारो, दैट इज़ आल्सो फोर्स। तो ये हमारा फोर्स है। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है, चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन। किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है कि वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तब तो रेस्ट में हो जाएगा, और अगर रेस्ट में है तब तो मूव करने लगेगा। यही होता है। इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन से आ रहा है, आपने यहाँ से फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। वेलोसिटी, स्पीड भी चेंज होती है। कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मूव कर रहा है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की है ना। आपने इसको और फोर्स लगाया, अब इसकी स्पीड जो है बढ़ गई, वो हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। अब आपने फिर से फोर्स लगाया, इसको रोक दिया, इसकी स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो फोर्स से वेलोसिटी भी चेंज होती है। और वेलोसिटी क्या होती है तुम लोग को मालूम है, मोशन वाले चैप्टर में पढ़े हो। फोर्स आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है, उसका जो आकार होता है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे आटा गूंथते समय देखे होंगे, जो व्हीट का डो होता है उसका शेप बराबर चेंज होता है। बैलून है, उसको प्रेस करो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। कुशन है घर में, उसको जो है फोर्स लगाओ तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। कोई रबर बैंड है, उसको लेकर जो है स्ट्रेच करो, खींचो फोर्स लगा के, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये लड़का जो है यहाँ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। यहाँ पे ड्रॉयर है, ड्रॉयर को इस तरह खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो है फोर्स लग रहा है। फोर्स यहाँ पे पुल है, ये वाला जो फोर्स है ये पुल है, ये वाला जो फोर्स है ये पुश है, धक्का मार रहा है, और ये वाला जो फोर्स है वो हिट है। बॉल को, हॉकी स्टिक से बॉल को हिट किया जा रहा है ना। नीचे कुछ और फोर्स के एग्जांपल दिए। ये जो है हमारा स्ट्रिंग है, इसको फोर्स लगा के इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, ये हमारा फोर्स है ना, पुल किया जा रहा है। तो देखो पुल करने से क्या होगा, इसका शेप साइज चेंज हो गया, पहले ऐसा दिखता था, अब इसकी साइज ऐसी हो गई। ये एक बॉल है, बॉल को फोर्स लगाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, यहाँ भी पुश है, यहाँ भी पुश है, तो ये बॉल का शेप जो है चेंज हो जा रहा है, इनफ्लैट हो जा रहा है ना। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस और बैलेंस का मतलब समझो बैलेंस, जैसे यहाँ पे टेबल पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वाला, ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स है। ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब इस डायरेक्शन वाला फोर्स, इस डायरेक्शन वाला फोर्स सेम है, या अपर डायरेक्शन का फोर्स, लोअर डायरेक्शन का फोर्स सेम है। तो जहाँ दोनों डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट फोर्सेस सेम हो, ठीक है, अपोजिट फोर्सेस सेम हो, वहाँ पे बैलेंस फोर्स होगा, और बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। लिखा गया देख लो, व्हेन बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्स। तो अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो इफेक्टिव फोर्स कुछ नहीं लगेगा। सपोज ये बॉल है, हमने इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। न्यूटन माने फोर्स की यूनिट है, तो बैलेंस फोर्स है, नेट फोर्स 0 है। 3 में से 3 माइनस करेंगे, नेट फोर्स 0 है। तो जहाँ नेट फोर्स 0 आ जाए वहाँ पे जो है बैलेंस फोर्स होगा।
और बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन, बैलेंस फोर्स कोई मोशन नहीं करता है। अब अनबैलेंस फोर्स क्या है, मान लो यहाँ पर ये कोई वुडन बॉक्स है ना, इधर से फोर्स लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का, इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से किसी बच्चा ए है वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से कोई बच्चा बी है वो जो है 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो नेट जो बैलेंस है वो क्या होगा, 7 माइनस 5 यानी 2 फोर्स ज़्यादा लग रहा है इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से 2 फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये अनबैलेंस फोर्स है। इट मूव्स द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इस एग्जांपल में देखो, इस डायरेक्शन में भी फोर्स 300 न्यूटन का है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स 300 न्यूटन का है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है ना। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो रस्सी है यहीं पे रहेगी, ये इधर उधर नहीं जाएगी। नेक्स्ट वाले में देखो, इधर फोर्स 400 है, इधर फोर्स 300 है। अब इस वाले केस में क्या हुआ, 300 माइनस 300 करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो ये बैलेंस्ड फोर्स है। यहाँ पे 400 है, इधर 300 है, माइनस करेंगे तो हम लोग 100 न्यूटन का नेट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स ज़्यादा किधर है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देख लो, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, यहाँ राइट साइड में है, यहाँ लेफ्ट साइड में है, नीचे से राइट साइड। अब नीचे वाला क्या दिखा रहा है, नीचे वाला दिखा रहा है ये जो दोनों बच्चे हैं ये फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं, लेकिन नीचे से अपोजिट डायरेक्शन में कैसा फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन तुम लोग पढ़े होगे ना, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स होता है, क्लास 8 में पढ़े होगे। तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहा है कि ये दोनों इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये मूव नहीं कर रहा है। अब इनको और भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जब बहुत ज़्यादा ऊपर से फोर्स लगाएंगे तब यहाँ पे ये वुडन ब्लॉक जो है, ये बॉक्स जो है ये मूव करेगा। तो यहाँ अभी हमने एक और फोर्स देखा, फ्रिक्शन, यानी ऊपर से तो एक फोर्स लग रहा है, लेकिन नीचे जो ग्राउंड है वहाँ वो भी एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब नेट फोर्स क्या है, व्हेन मल्टीपल, जब कई सारे फोर्सेज लगते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेज को माइनस किया जाता है, वो हमारा नेट फोर्स है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, राइट साइड में 2 फोर्सेज लग रहे हैं, F1 F2, दोनों की वैल्यू 5 है, तो ये 10 हो गया। लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स लग रहा है लेकिन 7 न्यूटन का है, तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तब तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर नेट फोर्स में कोई डिफरेंस आ रहा है, जैसे 10 माइनस 7, तो डिफरेंस आता है 3 न्यूटन का, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है, 3 न्यूटन का है ना, 3 न्यूटन का डिफरेंस आ रहा, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इधर 10 न्यूटन का फोर्स था। यहाँ पे देखो, ये बाइसिकल जब हम लोग चलाते हैं, जब साइकिल हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, जब साइकिल आगे जाती है तो पहिया नीचे जाती है, ये जब ये पीछे की ओर, जब पीछे की ओर, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, पीछे की ओर यहाँ, लेकिन जो ग्राउंड है ये इसकी अपोजिट फोर्स लगाता है, और इसकी वजह से ये साइकिल क्या होता है, आगे चलता है, आगे भागता है, ठीक है। तो यहाँ भी नीचे एक फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, अगर मान लो हम पैडल मारना बंद कर दें और साइकिल धीरे धीरे जा रही है, जाते 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 धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स लगा हुआ था, पैडल से जो फोर्स लगा था उसकी वैल्यू कम थी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए हमारी साइकिल जो है स्लो डाउन हो गई। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये अपोजिट फोर्स होता है ना। कांटेक्ट लगने से सरफेस के 2 सरफेस, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है अगर यहाँ पे है,
और इन दोनों के सरफेस के बीच जहाँ पे कांटेक्ट होता है उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो जब हम चलते हैं, लिखते हैं, ये सारे फ्रिक्शनल फोर्स हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पुश अ टेबल, जब हम लोग कोई टेबल खींचते हैं या धकेलते हैं ग्राउंड से रगड़ते हुए, ड्रैग करते हुए, तो वहाँ पे ग्राउंड एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाता है, जैसे यहाँ पे है। ये हमारा पुशिंग फोर्स है, हमने फोर्स लगाया, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड है। तो हमारा पुशिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है, हमारा पुशिंग फोर्स इधर के डायरेक्शन में है, लेकिन ग्राउंड वाला फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसके तरह मूव नहीं करेगा। अगर मूव कराना है तो जो पुशिंग फोर्स है उसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके मूव करेगा। फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा उसकी वैल्यू आ जाए तब वो मूव करेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग समझते हैं। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। इसका मीनिंग यह है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जैसे सपोज यहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स है, ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक हम इस पर कोई फोर्स न लगाएं। फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा। उसी तरह कोई मान लो कि ये व्हील है, ये बॉल है, ये बॉल जो है मूव कर रहा है, तो अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब रुकेगा? जब यहाँ पर एक फोर्स लगाकर पैर से, हाथ से हम इसको रोक दें, तब ये रुक जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अगर मीनिंग मैं बताना चाहूँ तो यह है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट कब मोशन में आएगा? जब इस पे हम कोई फोर्स लगाएंगे। ये ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में आएगा? जब इसको पैर से लगा के रोकेंगे, मोशन में लाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये है। ठीक है। तो कोई नेट है, नेट के ऊपर रोक दें तब भी रेस्ट में आ जाएगा। अब इनर्शिया है क्या? जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो या तो मोशन में रहें या रेस्ट में रहें। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो रेस्ट में रहेंगे या मोशन में रहेंगे। ठीक है। इसी को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया माने हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व। अब जड़त्व जो लोग हिंदी वगैरह थोड़ा सा समझते होंगे, जड़ माने जड़, रूट, रुका हुआ चीज है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इसी को इनर्शिया बोलते हैं। यानी हैव ए टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। इनर्शिया क्या होती है? चेंज को मना करती है। नहीं, हमको चेंज नहीं चाहिए। ये बॉल रेस्ट में है तो बोलेगा नहीं नहीं, हम इनर्शिया में हैं, हमको चेंज नहीं चाहिए, हम रेस्ट में रहेंगे। ये बॉल मूव कर रही है तो ये बोले नहीं नहीं, हमको मूव करने दो, मुझे रोको मत, मुझे मोशन रेस्ट में नहीं जाना है। ठीक है। तो टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट द चेंज। अभी आगे देखते हैं। अब इनर्शिया का मास से रिलेशन क्या है किसी ऑब्जेक्ट का? अब इनर्शिया का मास से रिलेशन क्या है? जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये एम्प्टी बकेट है, ये सैंडफिल बकेट है। इसको मूव कराने में ज़्यादा मेहनत लगेगा या इसको मूव कराने में? इसको मूव कराने में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। मास यानी मोर मास मोर इनर्शिया। सपोज ये दोनों मूव कर रहे हैं, इनमें से किसको रोकना आसान होगा? किसको रोकना आसान होगा? इसको रोकना आसान होगा, खाली वाले को। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। तो जहां मास ज्यादा होगा वहां इनर्शिया ज्यादा होगा। अब कुछ एग्जाम्पल हैं। व्हेन वी आर इन बस एंड बस सडनली स्टार्ट। सपोज करो कि हम लोग जो है
ये हमारा बस है, ये हमारी सीट है और इसके ऊपर जो है हम इस तरह बैठे हुए हैं, इस तरह हम बैठे हुए हैं। ठीक है, सपोज बस ये रुकी हुई है, बस अचानक चलेगी तो क्या होगा, हमारा शरीर पीछे जाएगा, है ना। बस आगे की ओर गई, हमारा शरीर पीछे की ओर गया। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट है, जो फीट है या जो हमारा लोअर पार्ट है, वो बस के कांटेक्ट में है। तो बस जैसे ही मूव की वो भी मूव कर गई ड्यू टू इनर्शिया। पीछे वाला पार्ट अभी मोशन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो अभी भी रेस्ट में ही है, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से अभी भी इसको लगा अभी भी रेस्ट में ही रहना है। तो अचानक जब बस चलती है तो ये पार्ट तो मूव करता है, लेकिन ऊपर वाला अभी भी इनर्शिया में है तो ये पीछे आ जाता है। अब मान लो बस चल रही है, बस चलते चलते रुक गई, रुक जाएगी तो बस जब रुकेगी तो हम आगे की तरफ झुकते हैं। इसीलिए गाड़ी में जब बैठते हैं कार वगैरह में तो सीट बेल्ट लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है। क्योंकि जब जैसे ही बस रुकेगी तो हमारा लोअर पार्ट तो रुक जाएगा, क्योंकि ये बस के कांटेक्ट में है, ये रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग अभी भी मोशन में है। तो ये अभी भी सोचेगा हमको आगे चलना है, और आगे चलना है मतलब आगे ही झुक जाएगा। इसलिए एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ड्राइवर वगैरह शीशे के पास आके चोट लग जाती है यहाँ पे, इसलिए सीट बेल्ट लगाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया व्हेन वी आर ट्रेवलिंग एंड सडनली बस अप्लाइज ब्रेक, तो मैंने बता दिया। व्हेन अ मोटर कार मेक्स ए शार्प टर्न, जैसे मोटर, जैसे मान लो ये रोड है, ये रोड है, यहाँ से एक मोटर जा रही है, एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, ये मोटर, इसमें 2-3 लोग बैठे हैं। जैसे ही ये यहाँ पे शार्प टर्न लेगी तो जो इसमें बैठे हुए लोग हैं वो पीछे की ओर, जैसे उनको लगेगा कोई धक्का दे रहा है, जैसे वो थ्रोन आउट हो जाएंगे, टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, एक साइड जो है झुके जाएंगे। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, मैंने बता दिया, वही रीज़न है। कैरम बोर्ड तुम लोग देखते हो, यहाँ भी देख लो, ये कई सारे जो है कैरम के जो कई सारे, अब स्ट्राइकर से जब इसको मारेंगे हम लोग तो कई बार तुमने देखा होगा कि ये वाली चीज तो निकल जाती है, लेकिन ऊपर वाला सेम टू सेम रहता है, ये गिरता नहीं है। यहाँ पे देखो, ये गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि जब स्ट्राइकर यहाँ पे आती है तो स्ट्राइकर नीचे वाले को फोर्स लगाती है। स्ट्राइकर जब यहाँ आती है तो ये नीचे वाले को फोर्स लगाती है, नीचे वाले को। तो नीचे वाले को तो मोशन में चला गया, इसको फोर्स मिला, ये मोशन में चला गया, लेकिन ऊपर वाले को कोई टच नहीं करता, तो ये अभी भी इनर्शिया की वजह से रेस्ट में है, ये अभी भी रेस्ट में है, और नीचे वाला अभी भी मोशन में है। तो इसलिए ये जो है बाहर इनर्शिया की वजह से रुक जाते हैं। फिर ये वाला गेम भी देखे होंगे, एक गिलास ले लेते हैं, गिलास के ऊपर एक जो है पेपर रखते हैं मोटा सा, उसके ऊपर सिक्का रखते हैं। अब यहाँ से इसको फोर्स लगा के जब मारते हैं तो ये तो बाहर निकल जाता है, सिक्का पानी में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें फोर्स लगाते हैं तो ये जो पेपर का हम शीट देख रहे हैं ये तो मोशन में आ जाता है, ये मोशन में आ जाता है, और मोशन में आने के बाद ये निकल जाता है, लेकिन जो कॉइन है ये अभी भी रेस्ट में है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया ये अभी भी रेस्ट में है, और रेस्ट में होने की वजह से ये ठीक वहीं नीचे गिर जाता है। अब इनर्शिया और मास में रिलेशन क्या है? तो हमने बात किया कि रिलेशन है, जहाँ मास ज़्यादा होगा वहाँ इनर्शिया ज़्यादा होगा, है ना। अब इनर्शिया होता क्या है ये भी हमने बताया कि टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट द चेंजेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो मूविंग ही वो चाहेगा, हमको कोई छेड़ो मत, हम मूव ही करेंगे। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे थे मास और इनर्शिया में रिलेशन क्या है, तो पीछे पढ़ चुके हैं मोर मास मोर इनर्शिया। अगर एक कहाँ लिखा एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स है, ये खाली बॉक्स है तो इसको मूव करना आसान है, लेकिन ये भरा हुआ बॉक्स है, इसमें जो है ढेर सारा सैंड भरा हुआ है, तो इसको मूव करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका कम है, लेस है।
बस वही है, ठीक है। हैवियर आर मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया, तो जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं या जिनका मास ज़्यादा होता है उनको मूव करना कठिन होता है क्योंकि उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है। इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी, फिर से इनर्शिया आ गया, फिर से देख लो, तो ये नेचुरल टू रेजिस्ट द चेंज। इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट द चेंज, चेंज को मना करती है। वो कहती है हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने दो, मूव नहीं करना है। वो कहती है अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमको मूव करने दो, रेस्ट में मत लाओ। दैट इज इनर्शिया। अब इस चैप्टर के असाइनमेंट जो है यहीं पे मैं दे रहा हूँ, लेकिन देने से पहले मैं एक बार इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ कि एक बार समझा भी दूँ। हो सकता है कोई बोले कि अरे असाइनमेंट जो था हमको तो समझ में ही नहीं आया, तो एक बार समझा भी देता हूँ मैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंस क्या है, तो पीछे मैं बताया हूँ कि जो बैलेंस फोर्स का जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो आता है, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आती है, ठीक है, एक डिफरेंस। दूसरी, बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देती है, जबकि अनबैलेंस फोर्स मूव करने देती है। तो लिख लेना। गिव एन इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का इम्पॉर्टेंस लिखना, बहुत सारा इम्पॉर्टेंस है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही बेड को खिसकाना, बड़े बड़े टेबल चेयर को खिसकाना मुश्किल होता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम चल पाते हैं। अगर ग्राउंड गीला हो या एकदम चिकना जो है स्मूथ हो, फिसलन वाला हो, तो हम नहीं चल पाएंगे क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम लिख पाते हैं। ब्लैक बोर्ड कभी बहुत चिकना होता है तो लिखने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होता है। तो बहुत सारे यूज हैं, इंपॉर्टेंस है फ्रिक्शनल फोर्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है तो लिख देना, बहुत ईजी है। इनर्शिया क्या होती है लिख देना। व्हाट इज द रिलेशन, मास और इनर्शिया में रिलेशन क्या होती है तुम लोग को मालूम है, लिख देना। यहाँ कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं कि विच हैज मोर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, रबर बॉल या उसी साइज का स्टोन बॉल, तो स्टोन बॉल का ज़्यादा होगा। बाइसिकल एंड ट्रेन, ट्रेन और बाइसिकल में किसका होगा, ट्रेन का ज़्यादा होगा। 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, किसका ज़्यादा होगा, 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि इन सब का मास ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है पढ़ने में। ये है कि एक एग्जांपल है, यहाँ पर जो एक बॉल को कई बार मारा जाता है। जैसे देखो, फुटबॉल प्लेयर किक द बॉल, पहले यहाँ पे किक किया गया फुटबॉल को, अनदर प्लेयर के पास गया जिसने फिर से जो है बॉल को किक किया, ठीक है, गोलकीपर गिर गया। अब गोलकीपर ने क्या किया, बॉल को कलेक्ट किया, पकड़ लिया, फिर उसने फुटबॉल को किक किया अपनी टीम के पास। अब पूछ रहा आल्सो, पहले पूछ क्या रहा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही, तो देखो कितनी बार, 1 2 3 4 बार चेंज हो रही है। और इसमें कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, तो एक बार पहला फुटबॉल प्लेयर लगा रहा है, उसके बाद दूसरा जो किक मार रहा है वो लगा रहा है, फिर गोलकीपर तीसरा लगा रहा है, 3 लोग। एजेंट अगर पूछा, एजेंट में 3 आएगा, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स फोर्स में 4 आएगा, ठीक है। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री, ये पेड़ होता है, पेड़ है, मान लो इसमें ये पत्ती है, ये अगर इसको ब्रांच को तेजी से हिलाएंगे तो ये पत्ती गिर क्यों जाती है, क्योंकि जब ब्रांच को हिलाते हैं तो ब्रांच तो मोशन में आ जाती है, लेकिन पत्ती अभी भी ड्यू टू इनर्शिया ये अभी भी रेस्ट में है ना। तो ब्रांच मोशन में आ गई तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा, लीफ अभी भी रेस्ट में है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसकी वजह से ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस ब्रेक्स, तो मूविंग बस जो है, बस जब मूव करती है और अचानक ये जो है ब्रेक मारती है तो हम लोग आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, तो मैंने बताया था। ये वेन कारपेट, कोई मान लो ये कारपेट है ना, इस कारपेट को जो है जब अगर हम लोग एक डंडे से, एक स्टिक से इसको जो है हम लोग बीटिंग करते हैं तो इसमें से सारे धूल, गंदगी, डस्ट कम आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसको डंडे से हम लोग जो है हिट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो जो कारपेट है वो तो मोशन में आ जाता है, कारपेट मोशन में आ जाता है, लेकिन जो इसमें डस्ट पार्टिकल है वो अभी भी रेस्ट में है, उसको लग रहा अभी भी ये ज़मीन पे
हॉल में रखा हुआ है, तो अभी भी रेस्ट में है, तो उसकी वजह से वो डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, डस्ट वहीं पे रहता है और अलग हो जाता है। वाई इज़ इट एडवाइज टू टाई। अब गाड़ियाँ वगैरह के ऊपर जो हम लोग लगेज रखते हैं, है ना, मान लो ये बस है, ये बस है, इसके ऊपर जो एक लगेज रखा हुआ है उसको रस्सी से बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि रस्सी से बांधने से क्या होगा कि बस अचानक अगर चलेगी तो इसका जो लोअर पार्ट है, इस लगेज का जो लोअर पार्ट है वो तो बस के साथ है, बस अचानक चलेगी ये भी चलेगा, लेकिन अपर पार्ट पीछे की ओर आ जाएगा, रेस्ट की वजह से रेस्ट में रहेगा, पीछे गिर जाएगा। या बस चलते चलते अचानक रुकेगी, तो अचानक रुकेगी तो लोअर पार्ट तो रुक जाएगा क्योंकि ये बस के कांटेक्ट में है ना, लेकिन ये अभी भी मोशन में है, तो ये सोचेगा अभी भी आगे ही जाना है और ये आगे गिर जाएगा, इसलिए रस्सी से बांधते हैं। ड्यू टू इनर्शिया इसका आंसर होगा। ठीक है, तो